वालेकुम अस्सलाम। वो आबदा ने झिझकते हुए जवाब दिया। इसने अपना चेहरा चादर से ढांप रखा था, सिर्फ इसकी बड़ी बड़ी हुसैन आंखें नजर आ रही थीं। मेरा नाम राजा कमर है, इसने अपना तारुफ कराया। और आप मिस आबदा हैं? जी मेरा नाम आबदा है, इसने मुख्तसर जवाब दिया। मुझे जहांगीर ने भेजा है, राजा कमर ने कहा। मैं आपको लेने आया हूं। हाँ, मेरी इससे बात हो चुकी है। चुल्लू, वो आबदा ने कहा। वो दोनों जल्दी में आगे बढ़ने लगे। मैं आबदा को राजा कमर के साथ जाते देखता रहा। लम्हा ब लम्हा वो मेरी नज़रों से दूर होती जा रही थी। मैंने सोचा कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। अब इसके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं था। भला मेरा और आबदा का क्या मील मिलाप हो सकता था। मैं वहां से जाने ही लगा था कि अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी गैबी ताकत ने मेरा इरादा बदल दिया हो। मेरे दिल में यह ख्याल डाला गया कि आबदा खतरे में है और उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, इसे बचाना चाहिए। शायद यही वजह थी कि मैं ना चाहते हुए भी आबदा और राजा कमर के पीछे चल दिया। मैंने देखा कि राजा कमर आबदा को मोटरसाइकिल पर बिठाकर एक तरफ जा रहा था। मैं भी हवा में तैरता हुआ उनके साथ साथ बढ़ने लगा। आधे घंटे के सफर के बाद वो दोनों शहर से काफी दूर एक वीरान बस्ती में पहुंच गए। वहां एक आध ही मकान दिखाई दे रहा था। इस बस्ती के आखिर में खेतों का एक तवील सिलसिला शुरू हो रहा था। तहद निगाह खेत ही खेत फैले हुए थे। राजा कमर ने मोटरसाइकिल एक मकान के दरवाजे के सामने रोक दी। फिर वो दोनों नीचे उतर आए। दरवाजे पर एक भारी सा ताला लगा हुआ था। मैं भी उनके करीब पहुंचकर खड़ा हो गया। मेरी नज़रें मुसलसल आबदा के चेहरे पर जिमी हुई थीं। वो बेहद खौफजदा दिखाई दे रही थी। राजा कमर ने ताला खोला और दरवाज़ा खोलकर आबदा की तरफ देखते हुए बोला, अंदर चली जाओ। आबदा हिचकिचा, अंदर कौन है? कोई भी नहीं है, राजा कमर ने जवाब दिया। तुम अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लो, मैं जहांगीर को इत्तला दे देता हूं। आबदा एक बार फिर हिचकिचा, मगर फिर वो मकान के अंदर दाखिल हो गई। मैं भी उसके साथ ही अंदर चला गया। इसने पहले सरसरी नज़र से मकान का जायजा लिया, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। इसी दौरान राजा कमर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहां से चला गया। वो मकान ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 2 कमरे, एक किचन और एक बाथरूम। आबदा एक कमरे में आ गई। इसने लाइट जलाकर उधर उधर देखा। कमरे में फर्श पर चटाई बिछी हुई थी और एक कोने में चारपाई पड़ी थी। इसके बराबर वाली मेज पर एक टीवी भी रखा हुआ था। आबदा हुक्का बके और सहमी हुई दिखाई दे रही थी। इसने चादर उतार कर चारपाई पर रखी और खुद चारपाई पर बैठकर कुछ सोचने लगी। मैं इसके ज़हन में आने वाले ख़यालात तो नहीं पढ़ सकता था, लेकिन इसके चेहरे के तासुरात और उतार चढ़ाव से अंदाज़ा लगा सकता था कि वो क्या सोच रही है। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो यही सोच रही थी कि क्या इसने घर से भागकर अच्छा किया या बुरा। इससे कलक भी था और एक अनजानी खुशी भी। शायद वो इसलिए खुश थी कि वो अपनी मोहब्बत हासिल करने वाली है, अपने महबूब को पाने वाली है। इसने अपनी आंखों में जहांगीर को पाने के जो सपने सजाए थे वो पूरे होने वाले थे। इसे जहांगीर से अच्छाई की तवक्को थी, लेकिन इसे ये मालूम नहीं था कि तकदीर उसके हक में है या नहीं। कापन तकदीर ने इसके लिए क्या फैसला किया है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं चंद लम्हे इसकी तरफ देखता रहा, फिर कमरे से बाहर निकल आया। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर कहीं कहीं बादल के टुकड़े मौजूद थे। मैं एक दीवार पर बैठकर उधर उधर देखने लगा। मुझे वहां बैठे हुए तकरीबन 1 घंटा ही गुजरा था कि अचानक मुझे दूर से धूल उड़ाती हुई एक कार दिखाई दी। मैं चौंक पड़ा और गौर से देखने लगा। वो कार मुझे ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे चंद गज के फासले पर हो। कार सफ़ेद रंग की थी और इंतहाई तेज रफ्तारी से इसी तरफ आ रही थी जिधर मैं मौजूद था। मैं फौरन नीचे उतर आया। चंद ही मिनट बाद कार मकान के सामने आकर रुक गई। लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद कार के दरवाजे खिले और 3 नौजवान बाहर उतर आए। उनमें से 2 नौजवान बदमाश किस्म के लग रहे थे। उनकी रंगत सांवली थी, आंखें सुर्ख और चेहरों पर सख्ती नुमायां थी। तीसरा राजा कमर था। मुझे उनके तेवर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। दरवाज़ा खोलो, एक नौजवान ने राजा कमर से कहा। वो इस बात में सर हिलाता हुआ पतलून की जेब से चाबी निकालते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
मेरे दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगे। राजा कमर ने दरवाज़ा खोला और तीनों अंदर दाखिल हो गए। मैं भी उनके पीछे अंदर चला गया। मैं देखना चाहता था कि वो यहाँ किस मकसद से आए हैं। जब वो कमरे में पहुंचे तो आबदा चारपाई पर चादर ओढ़े गहरी नींद में थी। इसे उनके आने का जरा भी एहसास नहीं हुआ था। मैंने इन नौजवानों के चेहरों का बगौर जायजा लिया। आबदा को देखकर उनके चेहरों पर शैतानी चमक आ गई थी। वो इसे हवस भरी नजरों से देख रहे थे। यार, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, एक नौजवान ने मकरू मुस्कुराहट के साथ कहा। वाकई ये तो किसी ख्वाबों की शहजादी लग रही है, दूसरे ने हंसते हुए कहा। राजा कमर कहकहा लगाकर हंस पड़ा। सच कह रहे हो, ये लड़की वाकई बहुत हुसैन है। इसके कितने पैसे लोगे? एक नौजवान ने पूछा। बाहर आ जाओ, फिर बात करते हैं। ऐसा ना हो कि ये हमारी आवाज से जाग जाए और शोर मचाने लगे, राजा कमर ने कहा। दोनों नौजवानों ने सर हिलाया और तीनों कमरे से बाहर आ गए। अब बताओ कितने पैसे लोगे? एक ने पूछा। देखो, लड़की बेहद खूबसूरत और जवान है। तुम इसका जो मोल मुझे दोगे, इससे दुगना तुम 2-3 दिन में कमा लोगे। इसलिए सोच समझ कर कीमत लगाओ। और राजा कमर ने कारोबारी अंदाज में कहा। उनकी बातें सुनकर मैं सब कुछ समझ गया। उनमें जहांगीर शामिल नहीं था, जिसकी खातिर आबदा अपना घर छोड़कर यहाँ आई थी। यह भी मुमकिन था कि आबदा की इस सौदेबाजी में जहांगीर भी शामिल हो। 50,000, एक नौजवान ने बोली लगाई। राजा कमर कहकहा मारकर हंस पड़ा। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? कैसा मजाक? यार, 50,000, नौजवान ने कहा। तुम खुद बताओ, क्या इतनी हुसैन और दिलकश लड़की का मोल सिर्फ 50,000 हो सकता है? राजा कमर ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर कितना लोगे? तुम खुद ही बता दो, इस नौजवान ने कहा। मैं इसके 5 लाख लूंगा, राजा कमर ने सोचते हुए कहा। यह सुनकर काके और उसके साथी की आंखें हैरत से फैल गईं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, काके ने कहा। मैं 5 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है, राजा कमर ने हतमी अंदाज में कहा। काके ने होंठ भींच लिए। मैं ज्यादा से ज्यादा 1 लाख दे सकता हूं, काके ने चंद लम्हों बाद कहा। राजा कमर ने नफी में सर हिला दिया। नहीं, मुझे मंजूर नहीं। अच्छा ठीक है, आखिरी बात कर रहा हूं, 1.5 लाख। इससे ज्यादा नहीं दे सकता हूं, काके ने कहा। लेकिन राजा कमर बदस्तूर इनकार में सर हिलाता रहा। अचानक मैंने देखा कि काके ने अपने साथी को आंख से इशारा किया। वो दोनों की बहस का फायदा उठाते हुए आहिस्ता से दीवार के पास रखा हुआ कपड़े धोने का डंडा उठा लाया और राजा कमर के पीछे जा खड़ा हुआ। राजा कमर को इसकी मौजूदगी का एहसास भी न हुआ, क्योंकि इसकी सारी तवज्जो काके की तरफ थी। अगले ही लम्हे, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, काके के साथी ने डंडा फिजा में बुलंद किया और पूरी कुव्वत से राजा कमर के सर पर दे मारा। राजा कमर के हल्क से दर्दनाक चीख निकली। इसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। इसके चेहरे पर शदीद अजियत के आसार उभर आए। वो लड़खड़ाया। शायद इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसके सर से खून बहने लगा, जो उसकी गर्दन तक फैलता जा रहा था। इसी दौरान इसकी चीख सुनकर आबदा कमरे से बाहर आ गई। इसने काके और उसके साथी को देखा और फिर जख्मी हालत में राजा कमर पर नजर पड़ी तो वो साकित रह गई। खौफ से इसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। इसी लम्हे राजा कमर लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और साकित हो गया। ये कहना मुश्किल था कि वो बेहोश हुआ था, मर चुका था। काके और उसके साथी ने अब आबदा की तरफ देखा। आबदा के चेहरे पर खौफ और दहशत इस कदर वाज़ेह थी, जैसे सारी दुनिया का खौफ इसी के चेहरे पर सिमट आया हो। राजा, वो हुक्लाई, मगर अपनी बात मुकम्मल ना कर सकी, क्योंकि काके और उसका साथी तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहे थे। अनजाने खौफ के तहत आबदा ने घबरा कर पीछे हटते हुए दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, मगर दोनों ने इसे कामयाब ना होने दिया। वो जबरदस्ती दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। उनके चेहरों पर मकरू मुस्कुराहटें फैली हुई थीं। इसी लम्हे आबदा ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया और मदद के लिए पुकारने लगी। मैं भी कमरे में पहुंच चुका था और इसे चीखते हुए देख रहा था।
लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो वाकई एक खतरनाक मुश्किल में फंस चुकी थी। लड़की, खामोश हो जाओ, तुम्हारे चीखने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, काके ने दुरुस्त लहजे में कहा। तो आबदा एकदम खामोश हो गई, लेकिन इसकी हल्क पे घटी घटी ओ अजी जरूर निकल रही थी। तुम कौन हो? वो बदस्तूर खौफजदा लहजे में बोली। हम तुम्हारे हमदर्द हैं, काके ने मकरू लहजे में कहा। तो आपका पहले से ज्यादा मतवैश ज़दा हो गई, आंखों में बेयकीनी की कैफियत पैदा हो गई। ये झूठ बोल रहा है, मैंने गुस्से से कहा, लेकिन मेरी आवाज़ें किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। कुक काफ क्या मतलब? अब सारी बातें यहीं खड़े होकर पूछोगी चुल्लू हमारे साथ? मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। जैसा कि मैंने कहा, हम तुम्हारे हमदर्द हैं। हमने तुम्हें राजा कमर से बचाया है, वरना वो बदबख्त तुम्हारा सौदा कर रहा था, इसलिए हम तुम्हें बचाने यहाँ आगी। तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है, काके ने झूठ बोलते हुए कहा। तो मुझे इसकी दरोग गोई पर बेतहाशा गुस्सा आलिफ, लेकिन मैंने खुद को काबू में रखा। सस सौदा? कैसा सौदा? उदा मासूमाना लहजे में बोली। राजा ने उन्हीं से तुम्हारा सौदा कर दिया है, मैंने आबदा से मुखातिब होकर कहा। लेकिन वो मेरी बात कहाँ सुन सकती थी? राजा हमारा दोस्त है, वो किसी से तुम्हारा 5 लाख में सौदा कर रहा था। काकी ने बात बनाई। इसने बताया कि तो इसकी मोहब्बत में घर दे फरार होकर अलिफ गई हो। इसने कहा, जो लड़की घर से फरार हो सकती है वो कैसे अच्छी हो सकती है? तुम इसे अच्छी नहीं लगती, इसलिए इसने तुम्हें फरोख्त करने का प्रोग्राम बनाया। जब मुझे इसके इरादों का इल्म हुआ तो मैं उसके साथ तुम्हें बचाने के लिए यहाँ उगा। काके की बात सुनकर उफ्तह भी यकीनी से इसे देखने लगी। उसके चेहरे पर गहरे एहजाब की तासुरात उभर अलिफी थे। मैंने आबदा के चेहरे के तासुरात का जायजा लिया तो मुझे महसूस